वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात करें अगर अदब के हवाले से उर्दू अदब की, तो इसकी एक बड़ी ही वसी हिस्ट्री है। और अगर बात करें कि पाकिस्तान में उर्दू अदब का आगाज़ कब हुआ और इसके जो फोर्थ फादर्स हैं या बाबा उर्दू है वो कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को, और उनसे इंस्पायर्ड होकर बहुत सारे लोग जो है वो इस शोबे से वाबस्ता हुए और ख़िदमत अंजाम दी। और अदब की अगर बात करें तो ये इतना खूबसूरत एक शोबा है, इतनी खूबसूरत जो है ना वो इसको कहते हैं कि एक फील्ड है कि जिससे जो भी लोग वाबस्ता होते हैं वो बड़े सेंसिटिव आ जाते हैं। कहते हैं कि आर्टिस्ट लोग वैसे ही बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो माशरे में होने वाले मुख्तलिफ तरह के जो पहलू हैं उनको अपनी कलम से जो है वो नज़र बंद करते हैं। और बड़े एहसासात से भरे हुए लोग हैं जो कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और बहुत ही खूबसूरती से इसे जो है लफ्ज़ों की लड़ी में परोते हैं। और आज बात करेंगे उर्दू अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, क्योंकि उर्दू अदब की जब बात की जाती है, लिटरेचर की बात की जाती है, तो उसमें भी डिफरेंट तरह की जो है वो वैरायटी आ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि किचन में जब भी कुछ पकाने जाएँ तो बहुत सारे मसाले होते हैं और वो मसाले मिलकर जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत डिश बनाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी इसमें वैरायटी है जिसमें कालम भी लिखे जाते हैं, जिसमें कहानियाँ भी लिखी जाती हैं, जिसमें उर्दू पंजाबी की शायरी भी लिखी जाती है, गज़लें लिखी जाती हैं, नज़में लिखी जाती हैं। तो हर किसी का लिखने का अंदाज़ और हर किसी की जो है वो अपनी चॉइस होती है। और इस पे जो है वो तफसीली बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है तो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं हमारे पास, उर्दू पंजाबी शायरा, कहानी निगार, मज़मून निगार सफ़िया हयात हैं, जिनकी अब तक टोटल 6 किताबें शाया हो चुकी हैं। और उन किताबों में से कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जिसको ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। और इंडिया में भी इनकी एक किताब जो है वो रिलीज़ हुई है और उस वहीं पे पब्लिश भी हुई है, जिसका नाम है उम्रा धुप्पा हुइयाँ। और साथ ही साथ इन्होंने फहमीदा रियाज से और किश्वर जी से जो है वो इंस्पायर्ड हो के उनकी तर्ज की जो है वो शायरी करना स्टार्ट की और किस तरह से उन्होंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो किताब भी लिखी जिसमें हवासे में मुकालमा है, जो 6 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है। और ये स्पेशली लेडीज़ के इशू को हाईलाइट करती है और क्या इनकी किताबों में किस तरह का जो है वो कंटेंट होता है और किस तरह का नज़रिया है, जिसके क्या थॉट प्रोसेस है जिसके थ्रू वो लिखती हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरमाते। वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का लाख फर्स्ट लाख ऑफ शुक्र ऑल है। थैंक यू सो मच, आपने जो है हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और आप यहाँ पे आई, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे दूसरे मेहमान जो हैं, उनका ताल्लुक़ भी अदब से है, उर्दू शायर हैं, आमिर रियाज हमारे साथ मौजूद हैं और शायरी के हवाले से उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा। 2003 में हरफ शिकायत के नाम से उनकी एक किताब जो है वो शाया हुई और उनका एक बड़ा मशहूर जो है वो शेर भी रहा। मैं उनसे पूछूंगी कि वो शेर क्या था जो उनकी वजह शोहरत बना। और फ़िलहाल अभी वो एक किताब लिख रहे हैं जो अंडर प्रोसेस है और इंशाल्लाह जल्द ही वो भी रिलीज़ होगी और आप लोग उसे भी पढ़ सकेंगे कि कितनी खूबसूरती से वो जो है वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए फ़न की खिदमत कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं आमिर रियाज। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह। हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जो है वो आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये सारे सफ़र का आगाज़ कैसे किया, किस तरह से आपकी फ़न के साथ वाबस्तगी हुई और क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? पहले तो मैं सिटी 41 के तमाम मेंबरान का, तमाम टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मौका दिया मुझे अपनी बात कहने का। मैं अगर कहा जाए तो बचपन से ही ये जरासीम मौजूद थे और हम जो फ़नकार होते हैं, फ़नून लतीफ़ा से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, ये बनाए नहीं जाते, ये पैदा ही होते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि मेरे अंदर भी ये लिखने के जरासीम तो मौजूद थे। वो एक रास्ता तलाश कर रहे थे जो फिर एक अखबार में, बच्चों के अखबार में लिखने की सूरत, उसने अपना रास्ता, एक मंजिल तलाश की और अभी तक सफ़र में और चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन ये है कि इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए। बहुत ज़्यादा ये भी हुआ कि कभी कॉलम लिखा, जैसे वो एक होता है ना कि मिजाज में आप जब फुल एनर्जी में होते हैं तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अप्लाई करते हैं। आपको नहीं पता होता आप किस में बेस्ट है, आपका कौन सा रंग जो है ना वो बेहतरीन रंग है। तो बस ऐसे ही फिर कभी मज़ामी लिखे, कभी कहानियाँ लिखी, अफसाने लिखे।
इससे पहले मेरी जो किताब थी, सबसे पहले जो मेरी किताब आई वो थी अफसानों की और कहानियों की, वो था मिट्टी के दुख। और उसके बाद फिर हवा से मुकालमा आई। तो इस तरह साथ साथ कॉलम भी चलते रहे हैं, मज़ामीन भी चलते रहे हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैंने हवा से मुकालमा लिखना शुरू की तो मुझे इसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला, क्योंकि ये सारे का सारा इसमें जो ज़्यादातर पॉइंट्स जो नज़में थी वो ऐसी थी ख़वातीन के इश्यूज़ पे, ख़वातीन के प्रॉब्लम्स पे थी। तो इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और इसी वजह से फिर 6-7 ज़बानों में ट्रांसलेशन भी हुई। और फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, जो मुझे अगर मेरा जो परफेक्ट मैं जिसमें हूँ मुझे लगता है वो है नज़्म। तो वो उर्दू हो या पंजाबी, दोनों में फिर मैंने अपने इसी रंग को क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो पहले ट्राई करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो है ना वो स्किल्स जो है वो किस में ज़्यादा बेहतर हैं, किस में ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे आपने भी जो है वो अभी बताया कि आपने पहले डिफरेंट तरह की जो है वो आपने लिखना शुरू किया। जैसे जो है वो सफ़िया साहबा ने बताया कि उन्होंने जो है वो किस तरह से अपनी शायरी का आगाज़ किया, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है वो आपको ब्लेसिंग होती है, आप ब्लेस्ड होते हो। अगर कोई चाहे ना, जैसे मैं हूँ, मैं चाहूँ कि अच्छा सोचा है लिखना शुरू कर दूँ, नहीं, ये अगर मेरी तरफ से अल्लाह ने जो है हुनर मुझे बख्शा है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। तो आपको आमिर कब पता चला कि अच्छा ये मेरे में सलाहियत है और मेरा ये हुनर है और इसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो मैं फ़न की खिदमत कर सकता हूँ? मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना तो उस वक़्त सागर सिद्दीकी के शेर पढ़ा करते थे दोस्त, मैं भी उनके साथ, तो वहीं से शायरी का आगाज़ हुआ। और 2003 में मैंने एक किताब शाया करवाई जिसका नाम था हर्फ़ शिकायत। और अब अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। मेरे उस्ताद मोहतरम है जनाब अब्दुर्रहमान ज़ाहिद साहब, वो गुजरा से, उनके दस्ते मुबारक से फैज़याब हुआ हूँ। अगर हर्फ़ शिकायत की बात करें तो कितना अरसा आपको लगा था इस किताब को लिखने में, और कितनी मुश्किल कितना रहा और कितना आसान रहा ये सफ़र पहला, क्योंकि आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था किताब लिखने का, और किताब जो है वो पूरा एक मजमूआ होता है, आपका पूरा एक थॉट ऑफ स्कूल होता है जिसको आपने एक जो है ना वो किताब की शक्ल में ढालना होता है। तो 2-3 साल लगे थे, लेकिन वो तजर्बा था। फिर बाकायदा अब्दुर्रहमान ज़ाहिद साहब को उस्ताद पकड़ा, उनकी मोहब्बत और शफ़क़त से अब अल्लाह की जानिब से बहुत बेहतरी आ गई है, अच्छे शेर मिल रहे हैं, खुदा की देन है। क्योंकि अच्छा लिखना भी जो है ना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे कि आमिर ने कहा, अगर मैं आपकी फ़र्स्ट बुक की बात करूं, क्योंकि फ़र्स्ट अगर आप कोई भी काम करते हो ना, जैसे फ़र्स्ट आपकी जॉब होती है, फ़र्स्ट आपका कोई टास्क होता है, तो वो बड़ा दिल के करीब होता है, उससे आपकी जज्बाती वाबस्तगी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी फ़र्स्ट बुक जब आपने लिखना स्टार्ट की तो किस तरह से, पहले तो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और फिर आपका वो सफ़र किस तरह से रहा? वो भी अफसानों और कहानियों का था, क्योंकि मैं कॉलम लिखती थी और उन दिनों में कॉलम जो भी मैं लिखती थी तकरीबन डेली लिखती थी। ये 2011-12 की बात है। तो उस वक्त डेली कॉलम लिखती थी और डेली छपता था मेरा। और जिस दिन मैं नहीं लिखती थी उस दिन मुझे बाकायदा कॉल्स आती थी, ईमेल्स आती थी कि आज आपका कॉलम नहीं मिला, तो आज तो चाय का मज़ा नहीं आया, आज नाश्ता करने का मज़ा नहीं आया। हाँ, ये भी एक तो बड़ा ट्रेंड था। अब तो खैर लोग इतना बुक रीडिंग की तरफ ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, अब तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ये बड़ा होता है कि आप खा रहे हो या आप चाय पी रहे हो तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है और फिर उसको कमी लगती है। जी, तो मेरे साथ इस तरह ही था उस वक्त। तो फिर जब मैंने कॉलम ऐसे लिखे कि जिसका मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। मुझे याद है कि एक मैंने एक कहानी की सूरत मैंने उसको दे दी थी, कॉलम लिखा था, तो वो मेरे बहुत सारे अखबारों में छपा, लाहौर में, औसाफ वगैरह में, जो अच्छे मेन अखबार थे उनमें छपा। उसका मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम अफसाने लिखो, तुम अफसाना बहुत अच्छा लिख सकती हो। तो मैंने वो अफसाने कहानियाँ जो इर्द गिर्द मेरे फैली हुई थी कहानियाँ, वो सारी मैंने इकट्ठी की और किताबी शक्ल में दे दी। तो किताबें भी ना दरअसल ऐसे होता है बच्चों की तरह ही हैं। तो पहली किताब पहले बच्चे की तरह होती है, जैसे वो पहला बच्चा बहुत प्यारा होता है, तो इसी तरह पहली किताब का एक अपना ही नशा था, एक अपना ही उसकी खुशी थी। उसके बाद आ रही हैं, ट्रांसलेशन भी मैंने की है। किताब जब आती है सामने तो मुझे आज भी याद है कि जो खुशी और जो वो पहली किताब की थी, वो वैसी खुशी जो है ना वो अभी दिल में वो वैसी नहीं अब होती। अब आती है, एक अचीवमेंट्स होती है, खुशी भी होती है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि
ہم اس قابل تو نہیں ہیں جس قابل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, بے شک بے شک. کیونکہ یہ صرف اس کی عطا ہے, ورنہ ہم سے بھی بہت اچھا لکھنے والے ہیں. ایسا ہی ہے. اور جیسے آپ پذیرائی کی بات کر رہی ہیں, جی. تو آپ جتنا کام کرتے جاتے ہو تو ہیومن نیچر ہے, آپ کو وہ جو ہے نا وہ تعریف, وہ پذیرائی وہ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ پذیرائی جو ہے نا وہ ایک ایسا شاباش احساس کی ہے, طرح ہوتی وہ ہے, شابش کی طرح ہوتی ہے جو آپ کو اور موٹیویٹ کرتی ہے بالکل. لکھنے کے لیے, آپ کو اور جو ہے. اور جیسے ہم نے پہلی کتاب کی بات کی کہ وہ بستگی جو ہے اس سے الگ طرح کی ہوتی ہے, جی. تو جب آپ کی فرسٹ بک آئی تو فیملی کی طرف سے, کیونکہ ساری بات ہے آؤٹ سورس تو بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے انکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اچھا کچھ برا, ہر بندہ اپنا ایک تھاٹ رکھتا ہے, تو فیملی کی طرف سے کیا رسپانس تھا, اور کیا فیملی میں سے کسی کی وہ بستگی تھی اس سے پہلی شاعری کے ساتھ؟ نہیں, فیملی میں میرے والد صاحب کو تھی. میرے والد صاحب کا بہت اچھا ٹیسٹ تھا, اور وہ مجھے فارسی کے اشعار سنایا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ غالب کے, لیکن ان سے سنتی تھی اور چوری چوری لکھتی ہوتی تھی, کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا ریئیکشن ہوگا. اندر کی جو فیلنگز ہوتی تھی وہ لکھ دیتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں تو پہلے, بہت پہلے جب عورت لکھتی تھی تو وہ اپنے نام سے نہیں, وہ مردوں کے نام سے لکھتی تھی. تو عورت کو لکھنے میں بڑا سفر کرنا پڑا ہے. تو مجھے بھی میری پہلی کتاب کا پتہ نہیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے میری پہلی کتاب چھپی تو کچھ ریلیشنز ٹوٹے, پھر دوسری چھپی تو تب ریلیشن ٹوٹے, اور وہ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ جیسے جیسے آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں, آپ کے بہت قریبی جو آپ بہت سارے آپ کے دوست جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اور جب آپ پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ تنہا ہوتے ہیں. تو یہ چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے, اور ایسا ہو رہا ہے. تو کامیابی اچھی بھی لگتی ہے, لیکن جب ایسی جیلسی میں اور حسد میں کچھ لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, ان کا دکھ بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے. جیسے آپ ایک بات کر رہی ہیں تو میرے دماغ میں ایک نا چیز آ رہی ہے. ایک پاکستانی آرٹسٹ ہیں, پاکستانی ایکٹر ہی ہیں, عمران اشرف. تو انہوں نے نا ایک ڈرامہ لکھا, تو ان کے ڈرامے کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں جو آنے سے پہلے ہی اپنی قیمت ادا کر دیتی ہیں. تو کامیابی بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب وہ آتی ہے نا تو اس کے ساتھ, جیسے آپ نے بات کی, کچھ ریلیشن شپ بلڈ اپ ہوتے ہیں, کچھ ریلیشن شپ جو ہے وہ کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں, مطلب تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, تھوڑی خوشی بھی ہوتی ہے. تو عامر, میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے فرسٹ ٹائم لکھا تو آپ کا فیملی سپورٹ کیسا تھا, دوستوں کی طرف سے کس طرح کا جو ہے وہ سارا آپ کو جو ہے وہ ریئیکشن ملا؟ میری فیملی میں پہلے تو کوئی شاعر نہیں تھا, فرسٹ میں ہی شاعر ہوں, اور شاید لاسٹ بھی میں ہی ہوں. تو پھر آپ کی انسپریشن کون تھی, آپ کو کس نے متاثر کیا کہ آپ جو ہے وہ شاعری کی طرف آئیں؟ میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے ساگر صدیقی کی شاعری سے محبت تھی, اسی کی لگاؤ سے میں شاعری کی طرف آ گیا. تو گھر والوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے, میری ہمت بنائی ہے, میرا ساتھ دیا ہے. اللہ میری والدہ کو صحت کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. انہی کی دعاؤں کے, انہی کے محبت کے طفیل آج جو کچھ ہوں آپ کے سامنے. ویسے بھی ماں کی دعائیں ساتھ میں ہوں تو انسان جو ہے نا کسی بھی حال میں جو ہے نا کہتے ہیں کہ تر ہی جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ کامیابی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک جو شعر وہ آپ ہماری نظر کریں جو آپ کی وجہ شہرت بنا. وہ شعر ہے کہ میری خستہ تنی پر پھپتیاں کا محبت جان چھوڑے تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ظاہری بات ہے جب آپ فرسٹ ٹائم کچھ لکھتے ہو تو اس کا, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک پورا جرنی رہی, تو اسی طرح سے جب آپ نے لکھا اور وہ کتاب پبلش ہوئی, اور وہ پبلش ہونے کے بعد جو فرسٹ ریئیکشن آیا وہ کیسا تھا؟ وہ تو اپنی خوشی الگ ہوتی ہے, وہی صفیہ آپی والی بات کہ جو پہلی کتاب ہوتی ہے اس کی خوشی اپنی ہوتی ہے. تو ٹھیک رہا ہے, انشاءاللہ بہتر ہے. عامر کو میں پرسنلی بھی جانتی ہوں, یہ جتنا اچھا شاعر ہے اس حد تک اس کو آگے بڑھ کے ابھی وہ مقام نہیں ملا, لیکن وقت اب بتا رہا ہے کہ اس کو وہ مقام ملے گا, کیونکہ اس کے شعروں کی گونج جو ہے وہ اب دوسرے کنٹریز میں بھی پہنچ چکی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی جو کہتے ہیں نا محنت ہوتی ہے وہ رائگاں نہیں جاتی, دیر سے صحیح. کچھ کو جو ہے وہ فوراً سے صلہ مل جاتا ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے وہ محنت کرنے کے بعد ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کیونکہ اچھا کام کرنے والے چاہے کم ہو زیادہ ہو, جو وہ پذیر آئی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آپ کا مقدر ضرور بنتی ہے, اور آئی ایم شیور. اور اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے یہ فن جو ہے وہ عروج کی طرف جا رہا ہے, کتنا پاکستانی معاشرے میں اس کا مقام حاصل ہے, ابھی مقام حاصل ہوا ہے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS 10 और फ़न के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो उर्दू और पंजाबी जो है अदब से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत ही खूबसूरत शायरा मौजूद हैं और मेरे हाथ में उनकी 2 किताबें हैं जो ऑलरेडी ट्रांसलेट हो चुकी हैं और इनकी ट्रांसलेशन उन्होंने ही की है। एक जो है वो सूखे पत्ते है और दूसरा हमारे पास जो है वो फ्लैग स्टेशन है। इसी तरह और भी बहुत सारी किताबें हैं, स्पेशली जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि इनकी एक किताब जो है वो हवावा धूपा में वो इंडिया में भी जो है वो पब्लिश और रिलीज़ हो चुकी है। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह से ये सारा मरहला स्टार्ट हुआ, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। सफिया, जैसे आप बता रही थी कि आपकी किताब जो है वो इंडिया में भी पब्लिश हुई और इंडियन जो कम्युनिटी है उनका किस तरह से रिस्पांस रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी अदब को जो है ना वो मुकाम, वो वैल्यू नहीं है, लेकिन इंडियन में ना एक बहुत अच्छी जो है वो चीज़ है, जो भी चीज़ किसी की अच्छी है उसको एडमायर करना चाहिए। वहाँ पे लिटरेचर को, अदब को और फ़न को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी उस तरह की ना तो फैसिलिटीज़ हैं, ना ही उस तरह का सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमारे आर्टिस्ट को मिला है कि वो अपने टैलेंट को जो है वो दुनिया भर में दिखा सके। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया में बहुत पजीराई मिलती है, बल्कि मैं कहूँगी कि मेरी शोहरत जो थी वो इंडिया में ज़्यादा थी। पाकिस्तान में मुझे कम लोग जानते थे, बल्कि पाकिस्तान से ही बहुत सारे लोग उनसे पूछते थे कि सफिया हयात का ताल्लुक़ कहाँ से है। तो वो फिर हंसते थे कि देखिए आपके ही पाकिस्तान की हैं और आपके ही शहर की हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं उनके बारे में। तो मुझे मेरी शोहरत जो है वो ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ एक नाम मिला। किताब भी वहीं से छपी मेरी पंजाबी की और वहीं उसकी वो लॉन्च हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने आपकी जो उर्दू की फर्स्ट बुक थी वो आपने वहाँ से मतलब लॉन्च नहीं, जो उर्दू की मेरी हवा से मुकालमा इधर लाहौर सांझ से और पंजाबी की वहाँ से हुई। पंजाबी की छपनी तो चाहिए थी इधर से पहले, लेकिन उन्होंने कुछ जल्दी से काम किया, जो कुछ यूट्यूब पे इधर उधर पड़ा हुआ था काम, उन्होंने फेसबुक से सारा इकट्ठा किया और उन्होंने उसको किताब की शक्ल दे दी और उसके बाद उन्होंने उसको लॉन्च भी किया, इंडिया में भी किया और उसके अलावा फिर वो किताब कनाडा में भी पहुंची और वहाँ भी वो लॉन्च हुई। तो जो पजीराई मुझे दोनों कंट्रीज़ में मिल चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब वो पाकिस्तान में छपेगी तो मुझे उस तरह पजीराई मिलेगी, लेकिन मैं होपफुल हूँ कि वे भी कि यहाँ भी ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे मिलने वाले हैं, अहबाब हैं जो चाहेंगे कि उनसे भी बढ़कर इज्जत दे, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरा अपना वतन है। तो खुशी होती है जब आपके कंट्री का नाम आपके साथ दूसरी कंट्रीज़ में बोला जाता है। अब जैसे इंडिया को हम और तरीके से, आम जो पर्सन है ना, कॉमन मैन, वो उसको और तरीके से लेता है, लेकिन हम अगर देखें तो हम अमन के सफ़ीर होते हैं, राइटर, फनकार। हमें वहाँ से जो मोहब्बत मिलती है, उनको जो यहाँ से मोहब्बत मिलती है, तो हमारे लिए वो दीवारें कोई अहमियत नहीं रखती। हम खुद आपस में जब बात करते हैं, जो एक फ़न है, जो एक आर्टिस्ट है ना, उसके लिए बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए, हमेशा से बात की जाती है। चाहे उनका फ़न जो है वो किसी भी उनकी कोई हद नहीं तय होनी चाहिए, उसकी कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, वो लामहदूद होना चाहिए, ताकि हर मुल्क में जो है उसको पजीराई मिले। और अच्छे लिखने वालों को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। जैसे जो है वो सफिया जी बात कर रही हैं कि उनको किस तरह से पजीराई मिली, तो मैं भी आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो है उर्दू लिटरेचर को अभी तक वो मुकाम, वो हैसियत हासिल नहीं है, और जो है यहाँ पे शायद उतना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, हमारी यूथ भी जो है वो अभी उर्दू लिटरेचर की तरफ उतना नहीं आ रही, या शायद आ रही है और उतनी सपोर्ट नहीं है, तो वो इससे जो है वो लाताल्लुकी इख्तियार कर लेती है। जी देखें, उर्दू इधर लिखने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन बाकी यहाँ उनको पजीराई नहीं मिल रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम हैं ना, उन्होंने लाबियाँ बनाई हुई हैं। वो लाबी सिस्टम जो है ना, वो नई नस्ल को ख़राब कर रहा है। ठीक है, वो जो लाबी के लोग हैं वो नए लोगों को आगे आने ही नहीं दे रहे। जैसे भी हो, इधर अंजम सलीमी भाई हुआ करते थे फैसलाबाद के, बहुत अच्छे शायर हैं, उन्होंने अच्छा सिस्टम चलाया हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग उन्होंने कबूला ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में चले गए, अब उन्होंने वहाँ मेला लगाया हुआ है। वो ये है कि जो
जैनमन लोग हैं ना, उनको सामने नहीं आने दिया जा रहा। जो अच्छे शेर कहने वाले हैं उनको वो मकाम नहीं मिल रहा वो जिसके हकदार हैं, और इसकी वजह यही लॉबी सिस्टम है। जो पाकिस्तान में है, जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने अपने साथ 10-20 लोग टच किए हुए हैं। अब सोशल मीडिया की बदौलत मेरा ख्याल है कि आम शायर जो अच्छा लिखने वाला है उसका नाम पहुंच जाता है दूर दूर तक। अब लॉबीज जो है ना वो टूट गई हैं किसी हद तक अगर देखा जाए तो। मतलब अगर हैं सही लॉबीज हैं, अभी भी हैं लॉबीज अपना काम करती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छा शेर कहने वाला, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे हैं जगह जहाँ हम खड़े होकर अपनी बात कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे है, टिकटॉक पे देखें आप, ऐसे लोग, ऐसे शायर भी जैसे बल्कि बहुत सारी टिकटॉक को पसंद नहीं किया जाता। वही कि हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हर तरह के फ़न को जो है ना वो पजीराई भी मिली है, और कुछ लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा उसको डैमेज भी किया है, डैमेज भी किया है। हालांकि इस तरह के प्लेटफॉर्म का होना यही चाहिए कि जो फ़न है, जो आपकी स्किल है, जो आप जिसमें अच्छे हो, आप उसको जो है अपना प्रेजेंट करो ताकि लोग आपको जाने। और बहुत सारे, जैसे आपने बात की, टिकटॉक के थ्रू मैं भी देखती हूँ बहुत अच्छे, बहुत यंग पोइट भी हैं ऐसे, लड़कियां लड़के जो सामने उभर कर आ रहे हैं। थोड़ी सी शायरी की बात हो रही है तो मैं चाहूँगी कि आप अपने लिखे हुए खूबसूरत जो है नज़म उसमें से जो है वो हमारी नज़र करें। उर्दू की एक नज़म है, ख़वातीन के इश्यूज़ पे ही है। पहले तो एक शेर है कि मैं पत्थर पे फूल उगाने निकली हूँ, मैं पत्थर पे फूल उगाने निकली हूँ, दरियाओं के धारे सहमे सहमे हैं। और नज़्म है कि वो कहता है कि लिखने वाली वो कहता है लिखने वाली वो लिखते किसी का भी अपने आप मैंने 20 साल मोहब्बत की कहानी मैंने 20 साल मोहब्बत की कहानी उसने उड़वान मैंने चहक चहक परिंदों मैंने चहकते परिंदों की मैंने एक बनाई चहकते परिंदों उसमें रंग उसने परवीन टोमेटो मेरी उसने परवीन और मुझे मैं मर्द और मैं उसकी मर्दानी हस्ती लोट बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत भी। और अल्लाह करे कि आप इसी तरह से लिखती रहें और ये सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहे। और हम बात कर रहे थे यूथ के हवाले से, तो आपको भी, मैं आपसे भी स्पेशली जानना चाहती हूँ कि यूथ में फ़ीमेल जो पोइटिस्ट हैं उनका कितना रुझान है, या आने वाले नए आप कितना देखती हैं, क्योंकि आपकी ज़ाहिर बात है डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी से मिलना होता होगा जिनकी जो है वो पोइट्री से उनके ताल्लुक़ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ख़वातीन का रुझान ज़्यादा है या मर्द शायर जो हैं वो इस फील्ड में ज़्यादा जो है वो आगे हैं? एक्चुअली बात फिर वही आमिर ने सही कही है कि एक तो लॉबीज़ बनी हुई हैं, और दूसरा नए आने वाले जो है ना वो चाहते हैं कि दिन रात बस रात ही रात में शोहरत मिल जाए और हम शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे। तो जितनी तेज़ी से आपको शोहरत मिलती है ना, फिर उतनी ही तेज़ी से आप नीचे को गिर जाते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र करते हो तो आप ज़्यादा कामयाबी से आगे निकलते हो। तो कुछ लड़कियां आती हैं अच्छे अशार के साथ आती हैं, लेकिन वो साबित कदमी के साथ नहीं चल पाती, और जैसे आती हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS10 और अदब के हवाले से बात करें तो अदब की एक बहुत ही जो है वो वसी तारीख़ रही है। पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे शायर हैं, शायरा हैं जो वक्त के साथ साथ जिनका नाम जो है वो सुनहरे हरूफ में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। और जब अदब की बात आती है तो बहुत सारे जज्बात उससे वाबस्ता होते हैं, कुछ खुशी के, कुछ गमी के। जब हम गम में होते हैं तो भी हम लिखते हैं, जब हम खुशी से सरशार होते हैं तो भी हम लिखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से जो है वो शेर व शायरी का ताल्लुक़ रहा है। हाँ, ख्वाब वो उसका ताल्लुक़ जो वो डिफरेंट कैटेगरी से हो सकता है, गज़ल से हो सकता है, नज़म से हो सकता है, अफसानों से हो सकता है। वो मुनहसर है आपकी पसंद पे, आपकी सोच पे कि आप किस तरह का जो है वो लिखाई को पसंद करते हैं। और जब हम लिखाई की बात करते हैं तो उर्दू और पंजाबी क्योंकि हम लोग पंजाबी लोग हैं तो पंजाबी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारी ज़ुबान के साथ जो वाबस्तगी है वो थोड़ी सी इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पढ़ें जो हम समझ सकें, जिससे हम अपने जज्बात का अच्छे अंदाज में इजहार कर सकें। मैं चाहती हूँ कि आपने जैसे बताया कि आपकी पंजाबी की जो किताब है वो उर्दू में इंडिया में उसको बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई, तो उसमें से अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। जी, उसमें से 2-3 नज़में मेरी हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ मकबूल हुई। उसमें से एक तो छोटी सी नज़म थी जुत्ती। मैं क्या अब्बा मैनू ले जा, मैं क्या अब्बा मैनू ले जा, मैं औरत नू जुत्ती कहन वाले दे नाल अब्बा पिछली पैरी पत गया ते मेरे घर और एक है निके हुंदे दंदां ने हासे ते चक वड्डिया, निके हुंदे दंदां ने हासे ते चक वड्डिया, मैं पिंडे हेठ प्यो दे शरीर मेरे उत्तों लंघ प्यो दे शरीर तो लंघ मां को मेरी जीत ते कोला मैं आसमाना तो पारी मैं आसमाना पारी गुलाम मेरा रास्ता मैं काली मां हूं जिन्ना मेरे पिंडे वाड़े मां हूं जिन्ना मेरे पिंडे वाड़े मैं पिछे पैरी ते गली एक दिन शामा मैं पतली हड्डी खोलिया अपने पिंडे माँ फिर मैंने क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जो पहली आपने जो हमारे नज़र की शायरी जुत्ती, उससे मैं एक ना और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे माशरे में एक बड़ा आम बात की जाती है कि औरत को बहुत सारे मर्द जो है वो पाँव की जूती समझते हैं। ये उसी की तरफ ये इशारा था। तो उसी की मुनासबत से मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि कहीं एक गैदरिंग में मैं बैठी हुई थी और इसी तरह से बात, जब आप दोस्तों की महफिल में बैठे होते हैं तो बात शुरू होती है। तो एक दोस्त के फादर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और वो मुझे अभी तक भूलती नहीं है। उसमें उन्होंने कहा कि जो मर्द औरत को पैर की जूती समझते हैं ना, वो सही समझते हैं, क्योंकि वो मर्द जो है वो पैर की मानद होता है, वो खुद भी पाँव की तरह होता है, इसलिए वो औरत को जूती समझता है। और जो मर्द बादशाह की तरह होता है ना, तो वो औरत को भी जो है वो मलका की तरह ट्रीट करता है। तो जो मर्द की खुद की कैटेगरी होती है और उसकी खुद की हैसियत होती है, वो उसी के मुनासबत से औरत को जो है ना वो मुकाम देता है। आईने में अपना ही नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसकी जैसी सोच है, जैसी शख्सियत है, तो वो उसी लिहाज से औरत को ट्रीट करेगा, ख्वाह फिर वो उसकी माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है। तो ये मर्द भी अब खुद सोचें कि वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो खुद को ख्वाह पाँव समझते हैं या बादशाह समझते हैं, उसी लिहाज से वो अपनी औरत को भी ट्रीट करेंगे। तो ज़रा सोचिए, इसमें आप अपना जो है वो मुतय्यन करें कि आप क्या चीज़ हैं। आमिर, जैसे बड़ी खूबसूरत शायरी का एक सिलसिला चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कोई अपने जो है वो अशार हमारी नज़र करें। जी ज़रूर। मैं सीधा सादा क्या बात। मैं सीधा सादा बंदा मोहब्बत
ستارے ہمارے ایک دوسرے ستارے ہمارے میں ٹھہرا اور شیر نظام میں زندگی میں جب میرا نظام میں زندگی میں جب میرا احساس آئے لہو آہو سے ٹپکے میری محبت جان چھوڑے کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور یہ غزل نہیں ہے مجھے نہیں ہے وگرنہ میں نہیں ہے رس حاصل مجھے وگرنہ میں پاگل حال پہ تمہارا میں پاگل حال تمہارا کہانی کار سے کہنا ہزاروں کہانی کار سے کہنا کہانی کار سے کہنا ہزاروں انگلیاں اڑنے لگی ہیں اور رموزے حاصلے کن کے قریب پہنچا ہوا ریاض کرتے رموزے حاصلے کن کے قریب پہنچا ریاض کرتے اگر چاہو تو تم اگر چاہو تو تم اس بات کی تصدیق محبت کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر چاہو تو تم اس بات محبت ہی محبت ہے ہمارے اور حسین ابن علی حسین ابن علی تلاوت حسین تلاوت ہم درون اچانک درون بدن اور اچانک درون بدن کسی سراط عشق پر سلگتے دشت کیا بات سراط عشق پر نکلیں کسی سلگتے دشت دیکھیں خاک خان کی اور لباس مریض ہجر پر لباس کن مریض ہجر پر جچتا چلو اس کو سرے دیوار کیا بات لباس کن مریض ہجر پر جچتا چلو اس کو سرے دیوار کسی دن ایسا کرتے ہیں پھٹے کیا بات کسی دن ایسا کرتے ہیں پھٹے ہم اپنی حیرتیاں کیا بات کسی دن ایسا کرتے ہیں ہم اپنی حیرتیاں فقط یہ آخری بس آخری فقط یہ آخری ہے آخری تمہیں ایک بار
क्या वाह वाह, बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत शायरी। बहुत और आप दोनों ने जो इस तरह से फ़न की खिदमत कर रहे हैं वो बहुत लाजवाल है। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आपको जितनी आपकी मेहनत है उस हिसाब से स्पेशली आमिर आपको उतनी पजीराई भी मिले, आपका जो है वो नाम हो। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने जो है हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए और इतना खूबसूरत फ़न का मुजाहरा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो है वो यही चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जितना फ़न को जो है वो मुकाम हासिल होना चाहिए वो मुकाम हासिल नहीं है। तो मेरी स्पेशली जो देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है और हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के फ़न को जो है उभारा जाना चाहिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए ताकि वहाँ पे लोग जो है वो अपने जो फ़न से जुड़े हुए हैं, जो अदब से जुड़े हुए हमारे आर्टिस्ट हैं, वो अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।